हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर वन डे एग्ज़ाम में। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं अब तक उनमें पूछे गए प्रश्नों को, और उन प्रश्नों को हम लोग विषयवार सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है। ऑप्शन है आपके, मानवाधिकारों की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य योजना, यह नाभिकीय निरस्त्रीकरण पर 21 अध्यायों की पुस्तक, 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना, यह दक्षिण एशिया सहयोग संघ की आगामी बैठक में अध्यक्ष के चुनाव हेतु एजेंडा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही, जिसका मतलब यह है कि यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। ठीक, जो कि यूएनओ द्वारा जो है एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में या गैर लाभकारी कार्य योजना के रूप में इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। तो इसको क्रियान्वित कौन कर रहा है? यूएनओ। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यूरो सेकेंड मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए। तो जो इसमें का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.05%। 0.05% या फिर इससे कम जिस डीजल में मात्रा होती है उसे सल्फर डीजल कहा जाता है, जिसे जो है यूरो सेकेंड जो है मानक प्रदान करता है। ठीक, और अगर इसे जो है हम पार्टिकुलेट पर मैटर में बात करें, नहीं पीपीएम में, आप कभी कभी जो है देखते होंगे कि अगर किसी सिटी में रह रहे हैं तो वहाँ पे अगर देखते हैं, या फिर कभी कभी खबरों में जो है अखबारों में छपा रहता है कि आज जो है प्रदूषण की मात्रा इतने पर मिलियन मतलब हुई, तो पीपीएम की बात होती है, पार्टिकुलेट पर मैटर। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलेट पर मैटर। ठीक है, तो जिस डीजल में जो है सल्फर की मात्रा 500 पीपीएम यानी पार्टिकुलेट पर मैटर से कम है, उसे जो है यूरो सेकेंड के अंतर्गत सल्फर डीजल की मान्यता प्रदान की जाती है। तो देखते हैं अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है आपके, रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र या भू रासायनिक चक्र। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, यानी जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक, जैव भू रासायनिक चक्र वह चक्र होता है जिसमें जो है जैविक और अजैविक घटक मिलकर आपस में, जैविक प्लस अजैविक घटक मिलकर आपस में जो है क्रिया करके चक्र को पूरा करते हैं और तंत्र को बनाए रखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, एक मिनट, सॉरी, देखते हैं अगला प्रश्न, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को कहते हैं। ऑप्शन है आपके, फ्लोरा, फौना, बायोस्फीयर, उपयोगी में से कोई नहीं। तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्लोरा क्या होता है। तो फ्लोरा यह वह होता है किसी भौगोलिक क्षेत्र में जो है पाए जाने वाले पशु नहीं बल्कि जो है वनस्पतियों, जहाँ पर वनस्पतियों का जो है साम्राज्य हो या समुच्चय हो, उसे जो है फ्लोरा कहा जाता है। तो ये रही फ्लोरा की बात। अगर हम बात करें फौना जो है जहाँ पर पशु जो है पशु साम्राज्य जो है, यानी किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष में पशु साम्राज्य पाए जाते हैं तो उसे फौना कहा जाता है, यानी पशुओं के जो है श्रेणी को जो है फ्लोरा कहा जाता है। और जहाँ वनस्पतियाँ हों उसे फ्लोरा कहा जाता है, और जहाँ पर पशुओं की संख्या ज़्यादा हो उसे फौना कहा जाता है। और बायोस्फीयर तो आप समझ ही रहे हैं कि जहाँ इन सभी का समुच्चय पाया जाता हो। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें लिखना था थट्टेकड़, सॉरी यहाँ था होगा, ठीक, इसको अलग लिख देते हैं, थट्टेकड़। ठीक, थट्टेकड़ जो है पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ऑप्शन से आपके केरल, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केरल में, थट्टेकड़। ठीक है, थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य केरल में स्थित है। केरल में कहाँ पर स्थित है? पेरियार नदी के उत्तर दिशा में जो है, मतलब पेरियार नदी के उत्तरी तट पर जो है स्थित है थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य, जिसे जो है स्थानीय नाम या फिर प्रसिद्ध नाम भी है, जिसे सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं। ठीक, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य तो कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है, जो कि 25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची में निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है। तो देखते हैं ऑप्शन आपके, अनुसूची 1 और 2, अनुसूची 1 और 3,
अनुसूची 2 और 4, अनुसूची 3। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुसूची 1 और 2। अनुसूची 1 और 2 के तहत जो है निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण, यानी जो है उसमें जो जीव संरक्षित होंगे उसे पूर्णतः संरक्षण प्रदान है। उसके लिए दंड का भी प्रावधान, यानी अपराध के लिए भी प्रावधान है। अगर आप अपराध करते हैं तो आपके लिए दंड के लिए भी प्रावधान है। जबकि अनुसूची 3 जो है आपका वो केवल छोटे मोटे दंडों का प्रावधान करता है। उसमें जो है पूर्ण संरक्षण या फिर कहा जाए अपराध के लिए विशेष दंड प्रावधान नहीं है। तो इसमें 3 छोड़ के जो है यानी 1 और 2 जो है यानी पूरी तरह से स्ट्रिक्ट एकदम कहा जा सकता है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जो आपके ऑप्शंस हैं A.G. टांसले, बोर, J.J. थॉमसन, न्यूटन। तो जो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A.G. टांसले। इतना तो जो है नॉर्मली जब इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो उसे नॉर्मली पता ही होता है कि A.G. टांसले ने ही सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का प्रयोग किया था। अब देखते हैं न्यूटन के बारे में। तो न्यूटन जो है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को जो है न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण ठीक, समझ लीजिएगा इसको। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को जो है न्यूटन ने दिया था। और J.J. थॉमसन से अगर आप लोग परिचित हों या ना परिचित हों तो आपने जो है जब कक्षा 10 की पढ़ाई की होगी तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी आप रसायन विज्ञान में पहुंच चुके हैं इस वक्त। ठीक, रसायन विज्ञान में आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इन सब के खोजकर्ता का नाम जो है इससे संबंधित है। ठीक, तो थॉमसन जो संबंधित थे वो आपके जो है इलेक्ट्रॉन से संबंधित थे। ठीक, और रदरफोर्ड आपके प्रोटॉन से संबंधित थे। और न्यूट्रॉन जो है वो उसकी खोज करता, मतलब उसकी खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी। ठीक, तो इतना आपको जो है याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में भी जानकारी मिल गई अब ऑप्शन से। अब देखते हैं जो है बोर जो है किससे संबंधित था? तो बोर मॉडल जो है वो भी रसायन विज्ञान से ही संबंधित था। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तो ये संबंधित था आपके परमाणु क्रमांक से संबंधित जो है उस सिद्धांतों से। ठीक है, तो ये रही मोटी मोटी कुछ बातें जो आपको जाननी जरूरी थी, जिससे मैं कुछ खोजकर्ता भी हो गए आपके। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से हैं? तो ऑप्शन से आपका ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक तापन, ओजोन रिक्तीकरण, आबादी बढ़ना। तो जो है वनों की कमी, नगरीकरण, प्रदूषण का बढ़ना, इन सब के लिए जो है ग्रीन हाउस प्रभाव भी उत्तरदायी है, वैश्विक तापन भी उत्तरदायी है, रिक्त जो है ओजोन परत का जो है छिद्र जो है वो भी उत्तरदायी है। लेकिन इन सब में अगर मूल कारण की बात की जाए तो वो मूल कारण होगा आबादी का बढ़ना, क्योंकि आबादी बढ़ने पर ही जो है लोगों का उपभोग दर भी बढ़ जाता है। और उपभोग दर बढ़ने से जो है इन सभी प्रक्रियाओं में जो है बढ़ोतरी देखने को मिलती है। जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव, जब आप जो है देखते होंगे कि ज़्यादा ट्रैफिक का यूज होता है या फिर ज़्यादा मोटर वाहनों या फिर ज़्यादा अन्य किसी संसाधनों का जिसके माध्यम से जो है तापमान बढ़ने की संभावना होती है, तो उससे ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है और तापमान बढ़ जाते हैं। ओजोन का रिक्तीकरण भी इन्हीं सब कारणों से हो जाता है कि कुछ गैसें जो हैं जो अधिक मात्रा में बढ़ जाती हैं। इन सब को जो है जब हम इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ रहे होंगे उसमें इतना विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे जिसको आप जो है पढ़ के मगन हो जाएंगे। ये बात समझ लीजिए। आप जो है एग्ज़ाम दे रहे हो या ना दे रहे हो, या आने वाले भविष्य में जो है देने की संभावना हो या कभी और देने की संभावना या किसी और को बताना हो, तो आप लोग एक बार जो है हमारा जब सब्जेक्ट वाइज सीरीज चलेगा ज़रूर देखिएगा उसे। मैं आपसे एक समझ लीजिए गुजारिश करता हूँ कि आप ज़रूर देखिएगा, आपको उसमें ऐसी सी जानकारियाँ मिल जाएंगी जो वास्तव में मज़ा आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? तो सुंदरबन डेल्टा जो है आपका ऑप्शन से आपके गुजरात, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसमें तो सभी को लगभग पता होगा कि पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरबन डेल्टा। तो अगर कुछ इसके बारे में पता है तो आप लोग जो है ये प्रश्न है उसका जवाब जरूर बताइएगा कि कच्छ का रण कहाँ स्थित है? कच्छ का रण कहाँ स्थित है? ठीक, इसे ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। देखते हैं अगला प्रश्न। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। तो ये लगातार आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। तो अगर जम्मू कश्मीर में कुछ अगर समझना चाहे जम्मू कश्मीर के बारे में, तो जम्मू कश्मीर में आपका दाचीगम जो है अभ्यारण्य है। ठीक,
किसके लिए प्रसिद्ध है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जानकारी हमें, ठीक है। और मध्य प्रदेश में आपका बांधवगढ़, माधवगढ़, संजय, कान्हा, किसली, जितने भी हैं ये सब जो है मध्य प्रदेश में है, ठीक। आइए देखते हैं अब आज का प्रश्न यही ख़त्म होता है, क्योंकि आज जो है हमारे पास 10 प्रश्नों की यह सीरीज़ थी और भूगोल और इकोलॉजी एनवायरनमेंट से अब तक जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम अगली सीरीज़ जल्द ही लेकर आएंगे। आप लोग जो है लगातार यूट्यूब चैनल से बने रहिए। आशा करता हूँ आप लोगों को यह सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने यह पूरी सीरीज़ देखी है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपके ज्ञानवर्धन में यह सहायता ज़रूर होगी और आपके परीक्षाओं को जो है ये थोड़ा सरल ज़रूर बनाएंगी। और हमारा यह सार्थक प्रयास रहेगा कि आप कोई भी परीक्षा दें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाकर अपनी सफलता सुनिश्चित करें। इसी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, जिससे हमारी भी हेल्प हो सके और उनकी भी हेल्प हो सके। धन्यवाद।